नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आप सभी पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में हम लोगों ने पढ़ा था आर्कियन क्रम की चट्टानें या आर्कियन युग की चट्टानें, धारवाड़ युग की चट्टानें, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, यानी 6 युग की चट्टानें हम लोग पढ़ चुके थे। उससे पहले हम लोगों ने जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पढ़ा था, यानी इंडियन जियोग्राफी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं पढ़ना, और आज ये थर्ड लेक्चर है इंडियन जियोग्राफी पर। तो जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का जो टॉपिक है, वो कम से कम 3 या 4 लेक्चर में कंप्लीट होगा। और वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं बन रहे हैं, तो इसलिए आधे-आधे घंटे का बन रहा है, तो कम से कम 2, 4 या 5 लेक्चर भी हो सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आर्कियन क्रम की चट्टानों को, और उसके बाद धारवाड़, यानी ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमको टर्सरी और क्वाटरनरी युग की चट्टानों को पढ़ना है, ठीक? तो टर्शियरी युग में हम लोगों ने पढ़ा था, यानी इससे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसमें हमने आपको लास्ट में बताया था कि जो इम्पोर्टेंट थीं उनमें से, जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानें उतना इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन धारवाड़ क्रम की चट्टानें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। फिर उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उसी के सेडिमेंट्री रॉक्स में पेट्रोलियम गैस, कोयला, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, और मेटल्स धारवाड़ वाले में पाई जाती हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में संगमरमर, और विंध्यन क्रम की चट्टानों में जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, यानी ऐतिहासिक स्मारक जो हैं हमारे देश के, जितने भी बने हैं वो विंध्यन क्रम की चट्टानों से या उनके पत्थरों से बने हुए हैं, ठीक है ना? तो हम लोगों को आज देखना है टर्शियरी क्रम की चट्टानें। तो वर्ल्ड जियोग्राफी जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें आपको बताया था कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने बताया था कि उसमें एक टेथीस सागर बना था, यानी जब पैंजिया 2 भाग में टूटा, पहला था अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड, तो उसी के बीच में क्या हुआ था, टेथीस सागर बना था। यानी अगर मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से बता दूं कि क्या था हमारा उस समय, ये अर्थ था, और साउथ पोल पे क्या था, जितने भी लैंड थे वो सारे साउथ पोल पे थे, और जो उत्तर वाला भाग था ये जल वाला पार्ट था, पूरा वाटर पोर्शन था। इसे हम लोगों ने पैंथालसा कहा था, इसे पैंजिया, यही पैंजिया आगे चल के 2 भागों में जब टूटी थी, तो बीच वाले भाग में भी पानी आ गया था, जल का अथाह सागर भर गया था, इसे ही हम लोगों ने टेथीस सागर कहा था। और टेथीस सागर, और उस समय भी हमने आपको बताया था कि कालांतर में आगे चलकर इसी टेथीस सागर में हिमालय का जन्म हुआ, और वो हिमालय का जन्म कब हुआ, टर्शियरी एज में, तृतीयक युग में। तो आइए हम लोग देखते हैं टर्शियरी एज के बारे में, और फिर यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टर्शियरी एज की है कि यहाँ पे क्या हुआ, हिमालय का निर्माण। तृतीयक युग की चट्टानें, तृतीयक युग, या आप कह सकते हो टर्शियरी क्रम की चट्टानें। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ, तो आर्कियन, धारवाड़, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये एज अगर आपके ऑप्शन में होगा तो टर्शियरी एज में, यानी हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि टर्शियरी युग के अंत में, लास्ट जब अंत होने वाला ही था, तो यहाँ पे हिमालय की ही घाटियों में कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ। कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ, जो करीवाज के नाम से जाना जाता है, करीवाज के नाम से या करीवा के नाम से जाना जाता है। इसी घाटी में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन किया जाता है। तो माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, कोई ये जरूरी नहीं कि यूपीपी में ही आए। ये एसएससी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन है, आप कह सकते हो कि सैद्धांतिक क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो ये चीज
कश्मीर घाटी का निर्माण तृतीयक युग के आखिरी में, जिसे करीबा के नाम से जानते हैं, और यहीं पे सबसे ज्यादा क्या उत्पादन होता है, आपका केसर। ठीक, उसके बाद अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार या A&N के चट्टानों का निर्माण, चट्टानों का निर्माण इसी युग में हुआ। यानी अंडमान और निकोबार आइलैंड के जितने भी चट्टानें बनी थी उस द्वीप में, उन सब का निर्माण इसी युग में, तृतीयक युग में हुआ। तो तृतीयक युग में ये 3-4 चीजें जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो आपने देखा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वाटरनरी युग की चट्टानें, यानी चतुर्थक। ये तृतीयक युग कहा जाता है टर्शियरी एज को, और चौथा हो जाएगा आपका चतुर्थक युग, क्वाटरनरी एज। क्वाटरनरी एज, या आप कह सकते हो चतुर्थक युग। चट्टानें, चतुर्थक युग में क्या हुआ था, चतुर्थक युग में ये हुआ था कि उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ। यानी इस समय गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी नदियों का निर्माण हो चुका था। उनसे लाई गई एल्यूवियल सॉइल, जिसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, उनके द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण हुआ, और निक्षेपण होने से क्या हुआ कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि इसी क्षेत्र में खादर और बांगर बने। यानी खादर और बांगर क्या है, यहीं पे जान लेते हैं। खादर और बांगर, बांगर से बंजर मिट्टी मत समझिएगा। खादर जो होती है उसे हम लोग नई जलोढ़ मिट्टी, न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं, एलुवियल सॉइल, और इसे कहते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल। यानी नई जलोढ़ मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी, और ये हो जाती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। यानी नई जलोढ़ मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी वो होती है जब नदियों द्वारा तीव्र बहाव से आसपास की क्षेत्र की मिट्टी जब काट के फ्लो करके अपने साथ बहा के ले जाती हैं और कहीं किसी दूसरे स्थान पे जाके जमा कर दें, वो निक्षेपित करते रहें, निक्षेपित करती रहें, तो जो मैदान बनेगा वो किस मिट्टी से बनेगा, खादर जलोढ़ मिट्टी से बनेगा, और उस मैदान को या उस क्षेत्र को हम लोग खादर कहेंगे। और वही खादर जब 15-20 साल पुरानी हो जाए, या और उससे ज़्यादा 50 साल पुरानी हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, बांगर कह देते हैं। यानी नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद इसी क्षेत्र में, यानी इसी युग में क्या हुआ कि तटीय क्षेत्रों का निर्माण, तटीय मैदान का निर्माण हुआ। यानी भारत के जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं, वहां पे जिन मैदानों का निर्माण हुआ वो भी किस युग में हुआ, क्वाटरनरी एज में, यानी चतुर्थक युग में हुआ। ठीक, उसके बाद और एक है कच्छ का रण, गुजरात में जो पड़ता है कच्छ का रण, इसका भी निर्माण किस युग में हुआ, क्वाटरनरी युग में, यानी चतुर्थक युग में, क्वाटरनरी एज में इसका भी निर्माण हुआ। ठीक, तो इतना। हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट, यानी इतना आप लोग नोट कर लीजिए, एक युग और एक चीज और यहीं पे, यानी यहीं से ही मानव सभ्यता धीरे धीरे डेवलप हुई। यानी अगर हम कहें कि क्वाटरनरी एज जो था, क्वाटरनरी एज में ही मानव यानी बंदरों से आदि मानव के रूप में डेवलप हो गया था। यानी आदि मानव जो बने, जो आप पढ़ते हैं
पाषाण काल, पूरा पाषाण, नवपाषाण काल, उसकी शुरुआत क्वार्टरनरी एज में ही हुई। यहीं से इतिहास भी आपका शुरू हो जाता है। यानी क्वार्टरनरी एज से मानव समझने, थोड़ा बहुत समझने लायक हो गया। पूरा पाषाण काल, यानी आपको मैं नोट ही करा दूं तो ज़्यादा सही रहेगा। इसी समय यानी पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज यानी इसे आप पूर्व पाषाण काल कहते हैं, पूर्व पाषाण, और नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल। पूरा, मध्य और नव, तीन टाइप में, तीन पार्ट में ही पाषाण काल को हम लोग तीन पार्ट में ही बांट के पढ़ते हैं। तो पहला हो गया पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल और तीसरा हो गया नवपाषाण काल। तो पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज की शुरुआत क्वार्टरनरी एज में ही हुई। तो इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत का जो भी इतिहास था, आप कह सकते हो, या जो भी भूगर्भिक इतिहास था, एग्जैक्टली अगर हम कहें कि भूगर्भिक इतिहास था, तो वो शुरुआत होता है कहाँ? आर्कियन युग की चट्टानों से, और खत्म कहाँ होता है? क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें या क्वार्टरनरी एज की चट्टानें। ठीक, अब हम लोग अगर हम कहें कि क्वार्टरनरी एज की शुरुआत और कब हुई, तो क्वार्टरनरी एज 66 लाख वर्ष से 2.6 लाख वर्ष, यानी पिछले 2.6 लाख वर्ष के बीच जो डेवलपमेंट हुआ, जो जो स्ट्रक्चर बना इंडिया का, वो इसके बीच हुआ। ठीक, तो आइए हम लोग अब आगे चलते हैं। तो ये इतना था आपका, हम लोगों ने बांट के पढ़ा था भारत की भूगर्भिक संरचना को। हमने बताया था आपको कि कैसे बांट के पढ़ेंगे। तो 4-5 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था। पहला था प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का पठार या प्रायद्वीपीय भारत का भूगर्भिक इतिहास। दूसरा था उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर की विशाल पर्वतमाला। अब हमें दूसरे नंबर पे चलना है, पर्वतों के बारे में, यानी हिमालय के बारे में पढ़ना है, पर्वतमाला। तो दूसरा है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं दूसरा पार्ट, उत्तर की विशाल पर्वतमाला या हिमालय के बारे में हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। विशाल पर्वतमाला। तो विशाल पर्वतमाला हिमालय को अगर हम लोग कुछ 2-3 भागों में बांट के पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी हिमालय का हम लोग डिवीजन करेंगे दो प्रकार से, एक करेंगे उत्तर से दक्षिण और एक करेंगे पश्चिम से पूरब। तो वो हमको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तर से दक्षिण वर्गीकरण हिमालय का। तो हिमालय का अगर उत्तर से दक्षिण वर्गीकरण करें तो पहला पड़ेगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में क्या क्या आता है? ट्रांस हिमालय में काराकोरम, जास्कर और लद्दाख। ठीक, यानी ट्रांस हिमालय में 3 पहाड़ियां आती हैं, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, 3 पहाड़ियां आती हैं। फिर ट्रांस हिमालय के बाद, यानी ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आप डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, फिर उसके बाद आता है मध्य हिमालय, और फिर उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय।
शिवालिक हिमालय। यानी इस प्रकार से हम इसको बांट के पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, या फिर उसके बाद मिड हिमालय और उसके बाद शिवालिक, यानी इनको बांट के पढ़ेंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय का मतलब ये हुआ कि हिमालय के उस पार, किस पार? उस पार। यानी मेन हिमालय तो हमारा कौन हुआ? ये तीनों हो गए। यानी मेन हिमालय हमारा ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक है, जो कभी टेथीस सागर हुआ करता था, वहीं पर इन तीनों का जन्म हुआ था। जहां पर कभी टेथीस सागर हुआ था वहां पे हिमालय का निर्माण हुआ। अब हिमालय का निर्माण हुआ तो टेथीस सागर कहां था? तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टेथीस सागर, हमने कहा, अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जब हमारा पृथ्वी दक्षिणी भाग पर क्या था? पैंजिया था। दक्षिणी भाग पर क्या था? पैंजिया था। उत्तरी भाग पर क्या था? पैंथालसा। पैंथालसा। अगर आप लोग शुरू से मेरा क्लास देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। तो पहली क्लास में, शुरुआत की क्लास में हम लोगों ने बताया था कि क्या होता है कि जब पृथ्वी पर पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी अपने ओरिजिन पे आई, तो क्या हुआ कि उस समय पृथ्वी के दक्षिणी भाग पे जो स्थलखंड था उसे हम लोगों ने पैंजिया कहा, और उत्तरी भाग में जो जल वाला भाग था उसे पैंथालसा कहा था। आगे चल के प्री कैम्ब्रियन एज के लगभग या कैम्ब्रियन एज के लगभग ये दो भागों में, यानी ये लैंड वाला भाग दो भागों में टूटा, और टूट कर क्या बना? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड इसे कहा गया, और इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, यानी गोंडवाना लैंड से ही गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। याद रखिएगा, अभी अभी हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहां पाई जाती हैं? भारत में भी पाई जाती हैं, और भारत ही नहीं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे क्षेत्रों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना लैंड पाया जाता है। इसीलिए गोंडवाना लैंड फ्लो करके आया है दक्षिणी भाग से कहां तक? उत्तरी गोलार्ध में। यानी ये कभी कहां हुआ करता था? दक्षिणी ध्रुवों के पास, और दक्षिणी ध्रुवों के पास ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई कहां? यूरेशियन प्लेट से, और यूरेशियन प्लेट से जब टकराई तो आज उसका लोकेशन, यानी आज इंडिया का लोकेशन, कभी जो दक्षिणी ध्रुव के पास था, आज वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जाके स्थित है। तो आप सोच सकते हैं कि इनका क्रम कैसे ये फ्लो करके गए होंगे और टकराए होंगे। और टकराए तो ये जो टेथीस सागर था, यहां पे जो टेथीस सागर था, इसी टेथीस सागर में इस गोंडवाना लैंड के पार्ट से यूरेशियन प्लेट से टकराने से क्या हुआ कि हिमालय का निर्माण हुआ। यानी हिमालय के निर्माण से पहले हो सकता है कि यहां पर इस क्षेत्र में यूरेशियन प्लेट में क्या रहा हो? ट्रांस हिमालय पहले से ही निर्मित रहा हो। ठीक, तो जब ट्रांस हिमालय पहले से ही निर्मित रहा होगा तो हिमालय का जन्म क्या हुआ था? टर्शियरी एज में हुआ था। यानी हिमालय के उस पार, हिमालय के उस पार जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हें हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। बस इतना आप ध्यान में रखिएगा। गोंडवाना लैंड, बस इतना थोड़ा सा आपको बता दें। आप लोग अगर नए से जुड़े हैं, जो लोग नए जुड़े हैं, वो पीछे का हमारा जो ये चैप्टर है, क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक में आप देखोगे तो मैं इसमें बेहतर तरीके से बताया हूं कि कैसे यूरेशियन प्लेट में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई थी तो हिमालय का निर्माण हुआ, और यही हिमालय, यही टुकड़ा टूट के एक यूरेशियन प्लेट पर आ, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो टकराई, और यही था आपका टेथीस सागर। इसी में क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ, और यहीं पर क्या था? आपका भारत था।
यानी इंडिया इधर था, ऑस्ट्रेलिया इधर, तो इसको एक प्लेट पर ही है, पृथ्वी के एक टुकड़े पर ही है, इसीलिए क्या कहा गया इसे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब ये जब टकराई तो यहीं पे टेथीस सागर में ही क्या हुआ, हिमालय का जन्म हुआ था। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हिमालय का जन्म कैसे हुआ है। ठीक, तो हिमालय का इस प्रकार से जन्म हुआ। अब आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं हिमालय के यानी ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय जो है हिमालय के उस पार है, यानी किस पार, उस पार, हिमालय के दूसरी तरफ। ठीक, तो आइए हम लोग काराकोरम ट्रांस हिमालय में सबसे पहले देखते हैं। तो पहले इसके लिए हमें इंडिया का मैप देखना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए कि इंडिया का मैप, इंडिया का मैप आप लोग मैप जितना पढ़ेंगे, यानी जियोग्राफी के लेक्चर में, जियोग्राफी के क्लास में आप लोग भारत को या विश्व को जितनी ज़्यादा मैप से पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। यानी जियोग्राफी के क्लास में जितना आपका मैप है उतना ये आपका इंडिया है। ठीक, अब इंडिया में जो काराकोरम है, काराकोरम सबसे नॉर्थ में है। ये पर्वत आप देख रहे होंगे, ये है आपका काराकोरम। ठीक, काराकोरम की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है केटू, केटू या गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत की हाईएस्ट पीक है, केटू या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, काराकोरम की हाईएस्ट पीक केटू या गॉडविन ऑस्टिन है। ध्यान दीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है। भाई देखिए, हम लोग इस पूरे पार्ट को भारत का हिस्सा मानते हैं और कुछ लोग हैं जो अपने यहाँ के नहीं, यूरोपियन हैं, तो वो इस पार्ट को आपका पीओके का हिस्सा मानते हैं। पीओके इतना छोटा सा एरिया देख लीजिए कि पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत का ये जो हिस्सा है पाकिस्तान के कब्जे में है। जो छोटा सा यहाँ पाकिस्तान है, भारत कितना बड़ा है उनसे, आप सोच सकते हैं कि किन की नीतियों के कारण ये सब हुआ और किसकी सजा हम लोग भुगत रहे हैं। आइए देखते हैं। तो आप लोग यहां से देखें, ये जो लाइन आपको दिख रही होगी, ये जो लाइन हमने बनाई यहां से लेके यहां तक, ये पीओके है। ये इतना क्या है, पीओके है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड बाय कश्मीर, यानी पाकिस्तान द्वारा अधिकृत किया गया कश्मीर। और ये है आपका अक्साई चिन्ह, ये है आपका अक्साई चिन्ह, यानी ये इतना किसके द्वारा कब्जा किया गया है, चाइना द्वारा कब्जा किया गया है। यानी अगर ऐसे खड़े हो जाएं तो हमारा एक दिमाग पाकिस्तान के पास तो दूसरा दिमाग किसके पास, चाइना के पास। तो देश कितना डेवलप करेगा आप ये सोचिए। और ये सब किसकी नीतियों के कारण है। कुछ थे नेता हमारे देश में जिनको हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, जिनको हम चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये इन्हीं लोगों के कारण हुआ। और बाद में कुछ इंदिरा जी के द्वारा हुआ। जब हम लोग इंदिरा गांधी के समय 1970 का वार था आई थिंक, तो जब हम लोग युद्ध जीत चुके थे, हम लोग उनके 95,000 सैनिकों को कब्जा किया, कैद बन कर लिया था और हम लोग इस्लामाबाद तक पहुंच गए थे, यहां तक, तब ये कैसे पाकिस्तान द्वारा अधिकृत हो गया। क्यों इस पे बात होती है, यही कारण है कि आज भी संसद में इन लोगों के ऊपर बात होती है कि
अगर एक माइंड हमारा, अगर आप ही सोचिए कि आपके आपके घर के पास दो पड़ोसी और दोनों इस तरीके के हों कि जो हमेशा आपका बुरा चाह रहे हों, और जब बुरा चाह रहे हों तो क्या होगा कि आपका माइंड एक पड़ोसी की तरफ, दूसरा माइंड दूसरे पड़ोसी की तरफ, खुद के डेवलपमेंट में आप क्या कर लोगे? तो यही कारण है कि नहीं तो भारत पहले भी सोने की चिड़िया थी, आज भी है और कल भी रहेगी। लेकिन अरबों खरबों की जो रुपए हैं, अरबों खरबों डॉलर हम लोग खर्चा कहाँ कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर के ऊपर, जम्मू कश्मीर, भारत की सुरक्षा के ऊपर। और यही पैसा अगर सुख शांति होती हमारे यहाँ, हमारे पड़ोसी सही होते, हमारे यहाँ सुख शांति होती, तो अमेरिका, ये ट्रंप क्या है? ट्रंप आके पैरों में गिरता भारत के। और आने वाले समय में ये होगा, ठीक है ना? चलिए हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो हमने दिखाया आपको कि केटू या गॉडविन ऑस्टिन क्या है? गॉडविन ऑस्टिन या केटू भारत की हाईएस्ट पीक है, भारत की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन ये पीओके में है। तो अगर पूछा जाए कि भारत की हाईएस्ट पीक क्या है, तो केटू गॉडविन ऑस्टिन होगा। अगर पूछा जाए कि भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक भारत, या भारत के मुख्य भूमि पूछ ली जाए, या प्रशासनिक भारत पूछ ली जाए, तो ये क्वेश्चन फिर क्या हो जाएगा आपका? कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। यानी सिक्किम कहाँ है? यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं सिक्किम। तो कंचनजंगा जो है सेकेंड हाईएस्ट पीक है भारत की, या आप कह सकते हो कि भारत की मुख्य भूमि की सबसे हाईएस्ट पीक क्या कहलाएगी? कंचनजंगा कहलाएगी। या अगर क्वेश्चन में कंचनजंगा नहीं है, केटू है, तो भारत की हाईएस्ट पीक केटू होगी। ठीक, आइए, तो हमने कहा काराकोरम। अब काराकोरम से, यानी केटू का जो ये वाला एरिया है, काराकोरम पहाड़ी वाला एरिया, यहीं पर एक दर्रा है जिसे पास, जिसे हम लोग कहते हैं काराकोरम पास। काराकोरम पास से ही, चूंकि इसके पास, ये जो देश है इसके पास तो एक कटोरा है, अब कटोरा लेके पहुंच जाता है चाइना के पास, अमेरिका के पास कि कुछ भिक्षा दे दो, भूखे हैं मेरे लड़के बच्चे रो रहे हैं, कुछ दे दो, तो चाइना दे देता है। लेकिन चाइना उसके बदले, क्योंकि कब्जा पाकिस्तान का है, तो चाइना इसके साथ एक हाईवे बना रहा है जो जाएगा कहां? जाएगा बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले प्रांत में, यानी इस जगह पर। तो बलूचिस्तान वाला जो एरिया है, मिनरल और खनिज की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी धात्विक तत्वों और खनिज तत्वों की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंस होने के कारण क्या कर रहा है कि ये जो पाकिस्तान वाला, चाइना पाकिस्तान से बना रहा है एक हाईवे, और हाईवे बना रहा है कहाँ तक? बलूचिस्तान तक। तो वो क्या करेगा? यहाँ के जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी खनिज संपदा हैं, उसका दोहन करेगा और लेके जाएगा अपने यहाँ। ठीक, तो इसलिए हम लोग ये पाकिस्तान इस पे दे दिया है उसको कि आप हाईवे बनाओ, और भारत इसका विरोध करता है यूएन में कि ये हमारा हिस्सा है। अभी ये यूएन में हमारा ये कश्मीर का मुद्दा भी यूएन में पेंडिंग है। यूएन क्या कर रहा है कि सही से कोई निर्णय नहीं दे पा रहा है। ठीक, और भारत भी कहता है कि ये हमारे दो देशों के बीच का मामला है, हम इसको अपने तरीके से सुलझाएंगे। तो इस कारण से क्या कर रहा है कि ये मामला अभी रुका हुआ है। तो पाकिस्तान ने दे दिया है इस क्षेत्र को, यानी यहाँ पे काराकोरम में तीन पास हैं, तीन दर्रे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो हो गया आपका काराकोरम पास, काराकोरम माउंटेन के पास, यानी काराकोरम केटू श्रृंखला के पास जो पीक है उसके पास एक हो गया, यानी तीन है, एक दो, यानी अगर ये हम दिखा दें तो मैक, यानी शॉर्ट में आप लिख लीजिएगा कि काराकोरम रेंज में तीन क्या हैं? पास हैं, जिनको हम मैक के नाम से जानते हैं। एक का नाम है मिंटेक, दूसरे का नाम है अगहिल, और तीसरे का नाम है काराकोरम। काराकोरम यानी मिंटेक, अगहिल और काराकोरम।
ठीक। मिंटेक, एगहिल और काराकोरम ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये मिंटेक जो पास है ये एनडीए में, एक बार क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था। एनडीए जो होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो यूपीएससी एग्जाम कराती है केंद्र की, दिल्ली की, जिसे हम लोग कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम है एनडीए, उसमें पूछा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि काराकोरम पास, काराकोरम रेंज में कितने इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, तो तीन, जिन्हें हम मैक शॉर्ट फॉर्म में मैक के नाम से जानते हैं, यानी मिंटेक, एगहिल और काराकोरम। ठीक, तो ये हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि यानी सियाचिन और पीओके, इतना हिस्सा आपका, और हमने क्या किया है कि हम इसको अब दो पार्ट में बांट दिए हैं। यानी जम्मू कश्मीर, अभी तक तो ये पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अभी तक तो ये पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था। यानी यहां से ये हो गया आपका, ये हो गया हिमाचल, और ये इतना हो गया आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर अब इतना हम लोगों ने बांट दिया है, इसको क्या कर दिया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। अब ये जम्मू कश्मीर ये हो गया JNK, और इसे अलग राज्य का दर्जा बना दे दिया गया, जिसे हम लोग लद्दाख कहते हैं। लद्दाख, यानी दो यूनियन टेरिटरी बन गई हैं, जिसे हम लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नाम से जानते हैं। यानी पहले ये हुआ था पहले तो 7 आपके यूनियन टेरिटरी थे, अब 8 हो गए हैं, यानी लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी में आ गया है। बाद में जब इसको बनाया गया था, अलग राज्य बना दिया गया था, तो जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी ही कहा गया था, लेकिन अब उसको राज्य का दर्जा दिया गया। बाद में फिर यहाँ चुनाव भी कराया गया। इस समय उमर अब्दुल्ला की सरकार यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। ठीक, तो आइए हम लोग जानते हैं, देखते हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बारे में। ठीक, तो हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे। तो ट्रांस हिमालय जो है, यानी हमने इसे कहा कि ये क्या है, काराकोरम, फिर लद्दाख और उसके बाद जास्कर, 3 श्रेणियां हैं इस ट्रांस हिमालय में। और ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियों में विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ठीक, ग्लेशियर क्या होते हैं, हिमनद, जिसे हिंदी में हिमनद कहते हैं, बर्फ की नदियां, यानी बर्फ की ऐसी नदियां जो साल भर जमी होती हैं। और क्यों, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे हैं। अल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई। ठीक, तो हाई अल्टीट्यूड पे होने के कारण यहाँ मौसम हमेशा ठंडा रहता है, और नदियों के ऊपरी लेयर एकदम बर्फ से एकदम ढका रहता है, एकदम कड़ा रहता है। यानी उस पे आप कुछ भी कर सकते हो, स्केटिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और नीचे थोड़ा सा कम बर्फ जमा होता है, तो धीरे धीरे नदियां उसके नीचे नीचे फ्लो करती रहती हैं। यानी ऊपर बर्फ की एक मोटी परत जो कठोर होती है, लेकिन नीचे धीरे धीरे पिघली हुई, धीरे धीरे एकदम, यानी अर्ध पिघली हुई जो जल राशियां होती हैं, वो नीचे नीचे फ्लो करती रहती हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। अब जो ग्लेशियर हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक, तो इनकी जो ग्लेशियर्स हैं उनको हम लोग आइए नोट कर लेते हैं। तो इसमें जो है सियाचिन, 4 इंपॉर्टेंट हैं, सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा है बियाफो, बाल्टोरा और हिस्पर। बियाफो, बाल्टोरा और हिस्पर, ये 3 क्या हैं, ग्लेशियर्स हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी हिमनदियां हैं, विश्व की सबसे बड़ी ग्लेशियर्स हैं। इनकी जो लेंथ है, एक की है 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, एक है 63 किलोमीटर, बाल्टोरा है आपका 62 किलोमीटर, और हिस्पर है 60 के एबव
60 किलोमीटर के लगभग। ठीक, तो विश्व की सबसे बड़ी हिमनदियां कहां पाई जाती हैं? हिमनद तो काराकोरम यानी ट्रांस हिमालय में, यानी इसे आप क्या कह सकते हो? ट्रांस हिमालय, क्योंकि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में ही ये पाए जाते हैं। तो ये विश्व के सबसे बड़े क्या हैं? ग्लेशियर्स हैं। ठीक, आइए आगे हम लोग देखते हैं कि लद्दाख में एक श्रेणी है, लद्दाख, जो ये वाला पार्ट है, लद्दाख में एक पहाड़ी है जिसे हम लोग राका पोसी के नाम से जानते हैं। राका पोसी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान दीजिएगा कि लद्दाख की एक श्रेणी है, एक पहाड़ी है जिसे हम लोग राका पोसी के नाम से जानते हैं। और राका पोसी की खासियत ये है कि ये सबसे खड़े ढाल वाली चोटी है, यानी विश्व की सबसे खड़े ढाल वाली चोटी राका पोसी है। नोट कर लीजिएगा, विश्व की सबसे खड़े ढाल। सबसे खड़े ढाल का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ तो पहाड़ियां कुछ ऐसे ऐसे होंगी और जहां पे सबसे पीक में पहुंचेंगे फिर उसके बाद एकदम सीधा इस तरीके से, यानी ये पहाड़ी, यानी यहां से कोई व्यक्ति चढ़ता गया राका पोसी पे लेके किसका? झंडा, झंडा लेके चढ़ता चला गया और यहां तक पहुंच गया। यहां पे झंडा ऐसे गाड़ दिया, झंडा गाड़ दिया, लेकिन क्या हुआ? वो फिसला। अगर हो सकता है रेड पेन से आप सबको ना दिखे तो रेड पेन मैं नहीं यूज करूंगा, मैं इसको ब्लैक से कर दे रहा हूं। तो अगर मैं कहूं कि कुछ पहाड़ियां ऐसी थी राका पोसी, राका पोसी ऐसी पहाड़ी थी, कोई व्यक्ति झंडा लेके पर्वतारोहण करने के लिए गया कि भैया हम राका पोसी पे चढ़ेंगे और क्या करेंगे? अपना झंडा फहराएंगे। तो वो चढ़ते चढ़ते गया और राका पोसी की हाईएस्ट पीक जो थी सबसे ऊपर, वहां पे अपना झंडा गाड़ दिया। और झंडा गाड़ दिया तो जैसे ही खुशी मनाने उछला उछला तो खिसक गया, खिसक गया तो ये ढाल से एकदम सीधे कहां गया? नीचे। और नीचे नहीं गया, फिर ये सीधा ऊपर गया। कहां गया? भगवान के यहां। यानी ऐसे ये राका पोसी की अगर मैं बताऊं पहाड़ी, तो ये एक तरफ से ऐसे ऐसे ढाल सीधा पहुंचा, ये हाईएस्ट पीक हो गई, फिर सीधा ऐसे खड़े ढाल की चोटी। यानी कोई व्यक्ति इस पीक पर पहुंचा और झंडा फहरा और फिसल के नीचे गया तो नीचे नहीं जाएगा, वो सीधा ऊपर जाएगा। कहां? भगवान के यहां। ठीक, तो राका पोसी जो है लद्दाख की विश्व की सबसे खड़े ढाल की चोटी है। चलिए आइए हम लोग अगला देखते हैं कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच एक लाइन है जिसे हम लोग, यानी अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग तरीके से मैं आपको बताऊं कि अगर मैं कहूं कि ये आपका काराकोरम है, यहां पे आपका लद्दाख है और ये जास्कर है। जास्कर के बाद फिर यहां से शुरू होता है क्या? ग्रेट हिमालय। यानी ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बाद फिर ग्रेट हिमालय शुरू होता है नेपाल होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक, अब ये हिमालय जो है ग्रेट हिमालय यहां से शुरू हुआ, यानी यही चीज हम आपको यहां बता रहे हैं। यानी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को एक रेखा अलग करती है, एक लाइन अलग करती है, जिसे हम लोग हिंज लाइन या सचर जोन के नाम से जानते हैं। यानी लाइन खींची नहीं गई है, यानी ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से एक लाइन डिवाइड करती है जिसे हिंज लाइन या सचर जोन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, हिंज लाइन, हिंज लाइन या सचर जोन, हिंज लाइन या सचर जोन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये इतनी इंपॉर्टेंस हुई किसकी? ट्रांस हिमालय की। अब ट्रांस हिमालय यहां पे कुछ चीजें अभी बची हुई हैं, यानी यहां पे कौन कौन सी पहाड़ियां, वो हम जब पश्चिम से पूरब की तरफ इसका डिवीजन करेंगे तब उसके बाद पढ़ेंगे। तो अगला हमारा है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं,
जो इसमें आएँगी, तो इसलिए उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस इतना है कि आप लोग मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए और जो भी आपको कहीं भी डाउट हो, तो एक बार ज़रूर आप कमेंट करिए या आप लोग चाहो तो मेरा नंबर भी नोट कर सकते हो 9695018814। इस पे आप लोग जब भी चाहो, जहाँ भी चाहो कॉल करके अपना डाउट क्लियर करा सकते हो। मैं हर वक़्त आपके लिए अवेलेबल रहूँगा और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हों। बस मेरा यही उद्देश्य है, लाभान्वित ही नहीं, आप लोगों को इतना समझ लीजिए कि आप लोगों को सेलेक्ट होना है, जो भी आपने लक्ष्य रखा है, उसको आपको पाकर दिखाना है, मैं उसमें आपका साथी हूँ। मैं मेहनत करूँगा आपके साथ, जितना आप कंटेंट जितनी बेहतर तरीके से चाहोगे, उतना मैं दूँगा। लेकिन आप लोग मेहनत करिए। धन्यवाद। राधे-राधे।